So sound waves, 11th standard. It's a sixth chapter in NCERT at fingertips. In the previous lecture we solved up to question number 3 to 13. आज हम इसे आगे प्रोसेस करेंगे. Okay, today we'll take this further. So I'll go for the next question now. Question number 14 देखिए. This is question number 14. क्या बोल रहा है ये? For a traveling harmonic wave. Harmonic wave मतलब जो simple harmonic motion होता है इसका wave. Now before I proceed, आपको एक चीज मैं बता दूं कि wave का जो equation होता है, हमने जो देखा, the wave equation is y, which is a function of x comma t, is equal to a. A stands for amplitude. Okay? यहाँ पर कई बार साइन होता है या फिर कई बार कॉस भी होता है, याद रखिए. साइन होता है या फिर कई बार कॉस भी होता है, और फिर अंदर होता है इसके ओमेगा टी माइनस के एक्स. ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है. दिस इज क्लियर टू ऑल. अब ये साइन कब होता है, कॉस कब होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं. अच्छा, दैट्स नॉट ऑल. और फिर प्लस कई बार फाई होता है. तो व्हाट इज दिस फाई? दिस फाई इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज. फाई इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज, एंड दिस इज द इक्वेशन. ये इनिशियल फेज होता है, जबकि ये पूरा का पूरा जो होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ये होता है फेज. फेज का मतलब होता है टोटल फेज. दिस इज द टोटल फेज, और फाई जो होता है वो इनिशियल फेज होता है. इज दैट क्लियर? अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ. प्लीज चेक हियर कि if this is an equation, say for example, ये एक, this is the wave, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है, मतलब this wave is traveling in the positive x direction. ये तो आपको पता है, करेक्ट? ऑलराइट, वन मोर थिंग, ये पार्टिकल जो है वो ऐसे एसएचएम करेगा, बराबर है. अच्छा, अब अगर वो साइन होता है, इफ इट इज साइन, साइन का मतलब है वो वेव इस प्रकार का है, मतलब यहाँ पर ये साइन कर्व होता है जो हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं. दिस इज द साइन कर्व. ठीक है, तब वो साइन होता है. आई बात समझ में? तब वहां पर साइन वाला होता है. दिस इज अ काइंड ऑफ वेव कॉल्ड एज साइन वेव, जिसमें दिस इज जीरो. तो अगर हम एंगल्स की बात करें तो 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, इसको हम देखें तो साइन कितना होता है? व्हाट इज साइन ऑफ 0? 0. साइन 90 इज 1. दिस इज 0. दिस इज -1. बराबर क्या? तो ये साइन वेव होता है. यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, मतलब π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है जब वो -1 होता है, एंड दिस इज पाई, 2π. तो ये साइन वेव होता है. और ये कॉस वेव कब होता है वो हम अभी बात करेंगे. कॉस वाला एक्सप्रेशन कब होता है? इफ इट इज यही वेव, अगर हम ऐसी बात करें, ये समझो कि है ऐसा, ठीक है. और कॉस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इफ आई टॉक अबाउट कॉस, तो व्हाट इज कॉस ऑफ 0? 1. cos 0 क्या होता है जी? 1. दिस इज cos 90 is 0, दिस इज -1, एंड दिस इज अगेन 0. बराबर है. तो कॉस वेव में ये जो वेव शुरुआत होती है, यहाँ पर शुरुआत होती है वो 0, समझे, और फिर ये ऐसे चला जाता है, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? तो ये होता है 0, ये है π/2. cos 0 is 1, cos 90 is π/2. फिर यहाँ पर होता है पाई, और फिर यहाँ पर होता है 3π/2, और फिर यहाँ पर होता है 2π. दिस इज क्लियर टू ऑल? तो ये होगा जब कॉस होगा यहाँ पे इस तरह का, लेकिन वेव का पैटर्न तो सेम ही है, और दोनों के दोनों वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? साइन कब होगा और कॉस कब होगा? डू यू अंडरस्टैंड दैट?
इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब हम बात करते हैं इस गिवन इक्वेशन की। तो गिवन इक्वेशन को अगर मैं देखूं यहाँ पे गौर से, तो गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2, इस तरह का इक्वेशन है 2 cos 2 pi, 2 cos 2 pi। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं cos में तब्दील करूं तो जो इक्वेशंस मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर मैंने आपको कुछ इक्वेशंस बताए हैं, अगर आपको याद होगा। I've shown you the equations here. हमने कुछ इक्वेशंस लिखे थे, कहाँ गए वो इक्वेशंस? आई थिंक कल मैंने लिखे थे, हाँ ये रहे। तो यहाँ पर मैंने सारे इक्वेशन साइन में लिखे, बट वही इक्वेशन कॉस में भी हो सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। यू सॉ दिस ऑल दिस इक्वेशंस जो मैंने साइन में बताए थे आप लोगों को, लेकिन ये सारे इक्वेशंस कॉस में भी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं मैंने आपको बताया, जैसे वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और वेव इज ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, उसके भी इक्वेशंस हमने देखे थे, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। यहाँ पर प्लस होगा अगर वो नेगेटिव एक्स वाला है। डू यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, इजंट इट? तो इसी प्रकार अब मैं इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करूं इसके साथ, तो cos वाला इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो आई रीराइट दिस इक्वेशन। व्हाट इज दैट रीराइटेड इक्वेशन? क्या होगा? y इट इज अ फंक्शन ऑफ x, t इज इक्वल टू a टाइम्स cos ऑफ, अब देखिए यहाँ पर ओमेगा अंदर हो सकता है या फिर 2 पाई बाहर हो सकता है। अगर 2 पाई बाहर हो गया तो अंदर क्या आता है मुझे बताइए? 2 पाई, और या फिर मैं इस 2 पाई को अंदर भेज देता हूँ, या तो फिर मैं इस 2 पाई को अंदर भेज देता हूँ। अंदर भेज देने के बाद ये क्या बन जाएगा? 2, this will become 2 pi nt, बराबर है, and that is omega, isn't it? और ये भी ऊपर अंदर चला जाएगा, तो ये k के लिए अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, ऐसा बनेगा, बराबर है क्या? प्लस 5, ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब मैं इस इक्वेशन को उसके साथ कंपेयर कर लूं, I'll rewrite this same equation again here as I'm telling you। ये इक्वेशन मैं यहाँ पर दोबारा लिखूंगा, ये क्या बन जाएगा? y which is a function of x, t is equal to 2 times cos of, बोलिए क्या होगा अंदर? 2 pi 2 pi 10t, 2 pi 10t, okay, minus 2 pi 0.008x plus 2 pi into 0.35, 2 pi into 0.35, is this clear? अब अगर मैं रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशंस कंपेयर करूं, दे आर आस्किंग व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। दे आर आस्किंग व्हाट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब उन्होंने डेल्टा 5 पूछा है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई डेल्टा x अपॉन लैम्बडा। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है? डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? इसको हम डालते हैं फाई इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, ऐसा भी बोलते हैं। आपको याद दिला दूं, ये फॉर्मूला मैंने कब बताया था, कहाँ बताया था? लेट मी जस्ट रिमाइंड यू। ये फॉर्मूला हमने देखा था आई गेस फर्स्ट वाले इसमें होगा। ये देखिए यहाँ पे वो फॉर्मूला देखा था हमने, हाँ ये देखिए, इज इट दैट? दैट वाज इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। फाई इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, बराबर है। फाई इज द फेज डिफरेंस एंड x इज द पाथ डिफरेंस। उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर अब लिखा है, देखिए, इज इट नॉट द सेम फॉर्मूला? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा x अपॉन लैम्बडा। हेलो, तो मुझे डेल्टा फाई चाहिए और उसके लिए मुझे डिस्टेंस उन्होंने दिया है, दिस इज डेल्टा x, ये जो 0.5 मीटर इज डेल्टा x। मुझे सिर्फ वहां पर ये 2 पाई x अपॉन 2 पाई बाय लैम्बडा, जिसको हम k बोलते हैं, वो चाहिए। तो 2 पाई बाय लैम्बडा देखिए यहाँ पर है 2 पाई बाय लैम्बडा, और यहाँ पर है 2 पाई बाय लैम्बडा। x को अगर अलग किया जाए तो लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर, व्हाट आई गेट देयर, दिस विल गिव डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई 0.008 into x, x is 0.5। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। So let's write this as 2 into pi, and this will become 8 upon 1 2 3 1000 and 0.5 मतलब half, this gets cancelled, isn't it? Now ये जो डिस्टेंस है, देखिए उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, x and y they are in सेंटीमीटर। अगर x सेंटीमीटर में है
तो ये जो 2 पाई x बाय लैम्बडा ये वाला भी सेंटीमीटर में ही होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो मुझे यहाँ पर जो 0.5 दिया है उसे भी मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? क्योंकि 2 पाई बाय लैम्बडा में ये जो लैम्बडा सेंटीमीटर में है और x भी सेंटीमीटर में है, तो मुझे इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू is instead of writing this as 0.5 meter, I'll multiply this by 100. तो वो सेंटीमीटर में हो चुका है। 0.5 is converted into centimeter. So I'll multiply this by 100 again into 100. तो 100 के मल्टीप्लाई करने से ये दो जीरोस कैंसिल हो गए। तो अब आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, दिस इज इन 2 4s and 2 5s, बराबर है क्या? So this is 4 pi upon 5, that is equal to 0.8 pi radian. This is radian. Now what is the answer here? 0.8 pi. So D is the answer. Is that clear to all? Is that okay? समझ में आ गया? कंपेयर करना था सिर्फ हमें और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना था। Is that clear to all? ठीक है, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा being the first lecture इसको स्ट्रीमलाइन होने के लिए, ठीक है? But I'll try to, सारे वीडियोस हैं, तुम देख सकते हो वीडियो के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, सेम टाइप का क्वेश्चन है। टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। देखिए ये दो वेव्स का इक्वेशन दिया है उन्होंने, एक साइन में दिया है, एक कॉस में दिया है। एक साइन में दिया है और एक कॉस में दिया है। ऑलराइट, हमें क्या पूछा गया है? वेयर x is in meter and t is in seconds. Okay, so they are asking the phase difference between them is। अब देखिए ये जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस अगर इस टाइप के y1 is equal to a sin of omega t प्लस या माइनस kx होता है, डिपेंड्स। अगर प्लस kx है तो इट इज इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, बराबर है ना? प्लस 5 1 आई विल से प्लस 5 1, और दूसरा होता है y2 is equal to a sin of omega t प्लस और माइनस kx प्लस 5 2। अगर ये दो वेव्स है तो ये होता है उसका इनिशियल फेज और ये भी होता है इनिशियल फेज और ये टोटल फेज होता है। तो अगर मुझे समझ में आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया ना टोटल फेज और इनिशियल फेज। 5 1 and 5 2 आर द इनिशियल फेज, बराबर है? और इसका टोटल फेज क्या होता है जी? What will be the total phase? ये जो है ये टोटल फेज होगा। So this is total phase या सिर्फ फेज बोल सकते हैं इसको, phase of the first wave and this is phase of the second wave. So what will be the phase difference? Phase difference क्या होगा? Phase difference मतलब this expression minus this expression, पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, लेकिन अल्टीमेटली बाकी सब कैंसिल होगा। इट विल बी 5 1 minus 5 2 ओनली। समझ में आ गई बात? दिस इज द फेज डिफरेंस। और इसके बारे में मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था फेज डिफरेंस के बारे में, अगर आपको याद होगा। लेट मी टेल यू दिस, आई टॉक्ड अबाउट दिस फेज डिफरेंस यस्टरडे, जहां पर मैंने वो फॉर्मूला डिराइव किया था। ये देखिए यहाँ पर फेज डिफरेंस के बारे में बात करी थी, इजंट इट? ये अल्फा 1 एंड अल्फा 2 कल हमने इसको बोला था। दिस इज कॉल्ड एज द फेज डिफरेंस, बराबर है क्या? इजंट इट? सो वी टॉक्ड अबाउट अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 दैट इज द फेज डिफरेंस। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी फेज डिफरेंस दिया था, फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री दिया था यहाँ पे, बराबर है? फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री यहाँ पे दिया था, वो फेज डिफरेंस मैंने 90 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 लिखा था। तो उसी प्रकार यहाँ पर उसका फेज डिफरेंस जो है, तो पहले मुझे दोनों को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन ओके, तो दूसरा इक्वेशन है उसको मैं रिराइट करना चाहूंगा। आई राइट दिस एज y2 इज इक्वल टू a टाइम्स, नाउ यहाँ पर cos थीटा है, तो व्हाट इज cos थीटा? वेल cos थीटा इज इक्वल टू sin of pi by 2 plus theta. You know this? ट्रिग्नोमेट्री में 11th में हमने देखा है, sin of, या 10th में भी ये फॉर्मूला था, sin of pi by 2 plus theta it's cos theta। तो इसे अगर मैं थीटा बोल दूं तो this cos can be written as sin of, क्या होगा ये, ओमेगा t plus kx plus pi by 2, ऐसे होगा, plus pi by 2। तो यहाँ पर ओमेगा t plus kx plus ये है, देखिए this is phi 1, let me call this as phi 1 and this is phi 2। So what is the phase difference? Phase difference is the difference of phi 1 minus phi 2, बराबर है क्या? Now phi 1 minus phi 2, this is 0.57 minus pi by 2,
ये दोनों रेडियन में है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है 3.14 बाई 2 कितना होगा? 2 1 जा, ओके, 2 5 जा एंड 2 7 जा। सो दिस इज द डिफरेंस कितना? 0.57 minus 1.57. So what is the phase difference? 1 radian. 1 radian is the answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? Very interesting. Okay. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फेज डिफरेंस बिटवीन, देखिए यहाँ पे दोबारा उसी टाइप के क्वेश्चंस है। मोस्टली these questions are of phase difference type. So this is the next question number 16. And for the newcomer, let me tell you, ये जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ किए जा रहे हैं, मिल जाएंगे, ठीक है। The phase difference between the oscillatory motion of 2 points separated by a distance of lambda 2. कौन सा फॉर्मूला? फेज डिफरेंस पूछा है, कौन सा फॉर्मूला? फेज डिफरेंस मतलब phi is equal to 2 pi x upon lambda. Yes or no? यही फॉर्मूला। क्या समझ में आ गया? phi is the phase difference. आप बोलोगे, आप इसको कभी डेल्टा फाई लिखते हो, कभी डेल्टा एक्स लिखते हो, कुछ भी लिखो चलेगा। आप डेल्टा फाई बोलो या फाई बोलो, डेल्टा एक्स बोलो या डेल्टा। दे आर आस्किंग व्हाट इज द फेज डिफरेंस एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस। नाउ ये x होता है, वो डिस्टेंस होता है, एंड दिस इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर, एंड फाई होता है, वो एंगल होता है, एंड दिस एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन। बराबर है? यस और नो? इजंट इट? सो यहाँ पे अगर मुझे वो चाहिए, तो व्हाट इज x इज इक्वल टू, दिस इज x, this is x is equal to lambda by 2. So let me substitute here. 2 pi upon lambda into lambda by 2. So pi gets cancelled, 2 gets cancelled. So what is the phase difference is equal to pi radian. So what is the answer here? B is the answer. Is this clear? That is so easy. Any doubts about that? The equation of the wave, 17th question. The equation of the wave is represented by or given by. The equation of the wave is given by this. Is given by this. If the displacement is 5 centimeter at t is equal to 0, then total phase at t is equal to 7.5 second is. देखिए ये जो होता है इसको टोटल फेज बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज द टोटल फेज। यस और नो? तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द टोटल फेज, मतलब ये जो साइन ऑफ व्हाटएवर दिस एंगल इज, दैट इज कॉल्ड एज टोटल फेज। इज दैट क्लियर? ठीक है। दे आर आस्किंग डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर एट t is equal to 0। इस इक्वेशन में y रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट, y मतलब along y direction जो भी displacement होता है। So let me substitute here. Let me substitute this over here. ये मैं यहाँ पे substitute कर लेता हूँ। क्या मिल जाएगा? तो पहले substitute y is 5 centimeter. अच्छा, और amplitude is 10 centimeter. Sine of 2 pi upon 45 into 0. T is equal to 0 दिया है ना उन्होंने, प्लस अल्फा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5/10 इज हाफ, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ, एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कौन सा एंगल होगा? 30 डिग्री, जिसको रेडियन में हम π/6 रेडियन कहते हैं। इसको रेडियन में हम क्या कहते हैं? π/6 रेडियन कहते हैं। अब ये अल्फा इज इक्वल टू π/6 मुझे दोबारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जी। तो लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर। क्या मिल जाएगा देखते हैं। y उन्होंने पूछा देन टोटल फेज एट 7.5 सेकेंड। तो टोटल फेज मतलब ये जो ब्रैकेट है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा एट t इज इक्वल टू 7.5 सेकेंड। कोई बात नहीं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 pi अपॉन 45 इंटू 7.5, समझे, इंटू 7.5। क्या आएगा देखिए, प्लस अल्फा, अल्फा मैंने ऑलरेडी π/6 कैलकुलेट किया हुआ है। अब बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्या बनेगा? दिस इज 2 pi upon 45 into 75 upon 10 plus π/6. 15 3s are and 15 5s are, 5 2s are and 2 2 gaya. So total phase is π/3 plus π/6. 30 degree plus 60 degree. Multiply this by 2 and 2. तो ये कितना बनेगा बताइए? This will become 2 pi plus pi, 3 pi by 6, that is equal to π/2. So what is the answer here? The answer is B. Is this clear to you all?
Any doubts about that? समझ में आ रहा है सबको? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, दिस इज साइनसॉइडल वेव. मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है. देखिए क्या दिया है. फिगर शोज द साइनसॉइडल वेव एट द गिवन इंस्टेंट. व्हिच पॉइंट्स आर इन द फेज. सेम फेज में कौन से पॉइंट्स हैं. बहुत सिंपल है ये. कैसे करोगे बताइए. व्हिच पॉइंट्स आर इन द सेम फेज. देखिए कौन से पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम है. देखिए ना, आइडेंटिफाई करिएगा. व्हिच पॉइंट्स हैव गॉट द सेम डिस्प्लेसमेंट. देखिए यहाँ पर ए और बी सेम फेज में नहीं है, डी भी नहीं है सेम फेज में, लेकिन यहाँ पर जो ये जो C है, C का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ जो जितना भी है सेम डिस्प्लेसमेंट मुझे E का भी दिखाई दे रहा है नीचे की डायरेक्शन में. कैन यू सी दैट. सो पॉइंट C एंड E दे आर इन द सेम फेज. सो द आंसर इज D. समझ में आ गया. नहीं नहीं. ओके, लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. You will find this better than HC वाला. Easier. चलो 19 क्वेश्चन. Question number 19. The equation of a simple harmonic wave is given by. क्या दिया है equation बताइए. The equation of a simple harmonic wave is given by this. Compare करें इसको. इसको कंपेयर करना पड़ेगा. फिर x and y in meter, t in seconds. The time period of the wave in seconds will be. कैसे करना पड़ेगा. मैं इस पाई बाय 2 को अंदर भेज देता हूँ. I'll send this पाई बाय 2 in. तो ये क्या बन जाएगा. बोलिए. What is this going to become? I'll rewrite this as y is equal to 5 times sine of pi by 2 into 100t minus pi by 2x. Okay, and I'll compare this with y is equal to 5 sine of omega t minus kx. सही है. मुझे क्या चाहिए. टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मुझे कहाँ मिलेगा. टाइम पीरियड मुझे ओमेगा में मिलेगा, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी ना. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी. यस और नो. यहाँ पर मुझे मिलेगा. आई कंपेयर दिस विद दिस, क्योंकि टी उसको अलग रखा है. तो कंपेयरिंग वी गेट 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 into 100. पाई गेट्स कैंसल. 250 बराबर है क्या. सो टी उधर जाएगा, 50 इधर आएगा. सो 2/50 इज इक्वल टू टी. मतलब टी इज इक्वल टू 4/100. करेक्ट. Multiply and divide by 2, and that is 0.04 seconds. So the answer is A. A is the answer. Is this clear to you all? समझ में आ रहा है. Proceed. अगला क्वेश्चन. A wave is traveling. मेरे ख्याल से HSC में हमने इस तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, अगर आपको याद होगा तो. HSC में क्वेश्चन नंबर 20. मुझे पूछो. A wave traveling along the x direction is described by the equation y of xt is equal to. देखिए यहाँ पर equation of wave क्या दिया हुआ है. The equation of the wave in this case is given here like this. देखिए ये equation दिया है. समझे क्या. अब उस equation को मुझे compare करना पड़ेगा. This is the equation here. If the wavelength and the time period of the wave are wavelength मतलब lambda and time period is t, then alpha and beta appropriate units are. Now first of all I'll compare this equation with
with y of xt is equal to a साइन ऑफ, देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, या फिर यहाँ से माइनस साइन कॉमन लो तो इस तरह से वो कैसे होता है, साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी भी होता है। तो यहाँ पर x पहला है और t बाद में है, आई बात समझ में। तो what I'll compare here, what are the things which are comparable? Alpha is comparable with k, so I'll simply say here alpha is equal to k, and beta is comparable with omega, so beta is equal to omega. They say that the lambda is 0.08 and time period is 2 seconds, isn't it? Isn't it? So omega is 2 pi by t is equal to beta, and alpha is equal to k, k is 2 pi by lambda. तो क्या मैं लैम्बडा और टी सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे? तो लैम्बडा सब्स्टिट्यूट अगर कर दूं तो ये आएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा इज 0.08, दैट इज इक्वल टू 200 पाई अपॉन 8, सही है। 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 5 जा, सो अल्फा इज इक्वल टू 25 पाई, सही है। अल्फा इज इक्वल टू 25 पाई, ए के आंसर है। तो दूसरा कैलकुलेशन करने की बाय द वे में वैसे मेरे को जरूरत नहीं है, टू थिंक स्मार्ट व्हेन यू आर इन द एग्जाम और तुमको आंसर मिल गया अल्फा इज इक्वल टू 25 पाई, यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेटिंग दिस थिंग। व्हाई? क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 25 पाई देने वाला ए के आंसर है मेरा। तो एग्जाम मोड में दिस आंसर इज फाउंड आउट हियर, ए इज द आंसर। स्टडी मोड पर इसको सॉल्व करते हैं आगे, बीइंग ऑन द स्टडी मोड। So let me substitute here for beta. What is beta is equal to 2 pi upon t. T कितना है? 2 seconds है। So what is beta is equal to pi? वो confirm हो गया। Is this clear to you all? Is that okay? ठीक है? All right. We go for the next question. This was easy and interesting as well. अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। This was question number 20. Question number 21. हाँ, ये है बुक का नाम MTG और पेज नंबर। चलिए बताइए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following functions, ये मुझे एक्चुअली सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था, बेसिकली ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। which of the following functions does not represent a, इसमें से कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि हमारा जो फंक्शन रिप्रेजेंट करता है वो होता है y इज आइदर साइन ऑफ या फिर कॉस ऑफ, जिसमें x माइनस वी टी होता है या x प्लस वी टी होता है, बराबर है क्या। साइन ऑफ या कॉस ऑफ या ई रेज टू, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये रिप्रेजेंट, ये फंक्शन यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इट शुड बी ऑल ऑफ दिस, डज नॉट। तो ये वाले फंक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं वेव और ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिंग वेव, दे रिप्रेजेंट, और इनमें से वैसा कोई भी नहीं है। तो which of these does not represent, none of these represent, so all of these do not represent is the answer. Is this clear to all? ठीक है, वो e raised to, ये sin या cos इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए जो हमने शुरुआत में देखा, right? I'll go for the next question, question number 22nd. तो ये जो क्वेश्चंस अभी तक हम देख रहे थे, अगर आप इसका हेडिंग देखेंगे, you see the heading of these questions. These questions का heading is traveling wave. ये जो heading है इसका, ये heading यहाँ पर दिखाई दे रहा है, displacement relation in a progressive wave. Displacement, velocity, इसी के ऊपर थे ना ये सारे के सारे questions. चलिए, so that is the last question from this series. The equation of the progressive wave can be given by. The equation of the progressive wave is given by, now this is the equation given. I'll compare this equation. देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, मतलब y is in centimeter, तो इसका मतलब है y and this amplitude both are in centimeter. Please note this. ठीक है? Well, I'll compare this equation with what equation? Can you please tell me? इस equation को मैं कौन से equation के साथ compare करूँगा? I'll compare this with y is equal to a
साइन ऑफ बोलिए ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड बोथ आर इन सेंटीमीटर. चलिए, दे आर आस्किंग व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी यहाँ से कहाँ से मिलेगा मुझे फ्रीक्वेंसी? आई गेट द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n. So this 2 pi n is to be equated with 665. 665. Pi cancel. 2330 hertz frequency answer. Is this okay? That's so easy. Okay? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. We'll go for the next question. अच्छा, आप लोगों ने स्ट्रेच स्ट्रिंग देखा होगा ना, ऐसा पकड़ के रबर उसको टंग 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 बजाते हैं. और कोई एग्जाम्पल? गिटार, सितार, वायलिन, संतूर, कॉपर वायर. तो कोई भी स्ट्रेच्ड वायर होता है उसके ऊपर एक वेव सेट होता है, पता है आपको? If I take a wire, तो उसके ऊपर so question number 23. This basically comes under the topic of speed of the traveling wave. So let me explain you something about this, which is already given here. That इसके अंदर जो wave travel होता है, suppose एक stretched string है. If I consider the stretched string, speed of the transverse wave on the stretched string is, this is given by a direct formula. वो formula हम यहाँ पर देखने वाले हैं. This formula is V is equal to square root of T upon M. क्या formula है? V is equal to square root of T upon M. Is this okay? What is this V? V क्या होता है? V is the velocity or speed of the wave. Speed. What is T? T is the tension in the string. Tension, क्योंकि वो stretched string है ना, उसके अंदर कुछ tension होगा, isn't it? And what is M? M is the mass per unit length of the string. Mass per unit length. मतलब वो जो वायर है, उस वायर का मास अगर कैपिटल M है और उसका लेंथ L है, then this is mass, total mass upon total length, that is mass per unit length. Is this clear to you? एक नया फॉर्मूला है तुम्हारे लिए, हमने ये फॉर्मूला तो नहीं देखा था ना, HSC में फॉर्मूला नहीं था, बट यहाँ पर ये फॉर्मूला हम देखने वाले हैं. Is that clear? So this is given by V is equal to square root of T upon M. ठीक है? तो ये जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? देखिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग. सो व्हाट इज द आंसर हियर? D directly proportional to the square root of the tension. So what is the answer here? B is the answer. Is this clear? समझ में आ गया हम? Okay. अगला क्वेश्चन. Yes. चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. क्या दिया है? A sound is produced by plucking a string in the musical instrument. Musical instrument में यही फॉर्मूला यूज किया जाता है. The sound is produced by plucking a string in the musical instrument. Then क्या दिया है options? The velocity of the wave in the string is equal to this. Frequency of the wave in the string is equal to the velocity of the wave in the string is equal to velocity of the sound in the string. जब दो चीजें ऐसी सेम होती है, when they are in the unison, the frequencies are same. Frequency of the wave in the string is equal to frequency of the sound produced, isn't it? वहाँ पर जो frequency produce होता है वो सेम रहेगा. तो जो भी frequency of the wave in the string होता है,
that is equal to frequency of the sound that is produced there. Is this okay? So the answer here is B. Is that clear? ठीक है, क्योंकि गिटार बजाते हैं तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है वही फ्रीक्वेंसी का साउंड अपने को सुनाई देता है. एज सिंपल एज दैट. इज दैट क्लियर? ठीक है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Now before I go for this question, what is the formula for velocity of the wave? V is equal to क्या होता है? n lambda होता है ना. What is the formula for V is equal to? Hello, what is the formula for V is equal to n lambda? पता है ना? Which of the following properties of the wave are independent of others? So I know that V is equal to n lambda. बराबर है क्या? What is V? Velocity, n frequency, lambda wavelength. तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. Which is independent, जो इसके अंदर नहीं आ रहा है वो क्या है? तो एम्पलीट्यूड है. I hope this is clear to you all. Okay, I'll go for the next question. Question number 26. A transverse wave is represented by this. एक यहाँ पे अपने को इक्वेशन दिया हुआ है. A transverse wave is represented by this equation. Y is equal to ये इक्वेशन दिया हुआ है. बराबर है क्या? Y is equal to a sin of omega t minus kx. For what value of wavelength is the wave velocity equal to maximum particle velocity? Fantastic question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. I'll mark this as a half star at least. Half star problem. For what value of wavelength? मतलब उन्होंने लैम्बडा पूछा. लैम्बडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. लैम्बडा के कौन से वैल्यू के लिए? वेव वेलोसिटी. व्हाट इज द वेव वेलोसिटी? वेव वेलोसिटी v is equal to n lambda. This is velocity of the wave. And what is the particle velocity? Is equal to the maximum particle velocity. What is the particle velocity? बताइए. पार्टिकल वेलोसिटी कौन सा होगा? हमने मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की बात कल करी थी, अगर आपको याद होगा. डू यू रिमेंबर? वी हैव टॉक्ड अबाउट द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. याद है क्या था मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी? ए ओमेगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. कल ही मैंने बात करी थी इस मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की. ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आएगा. और इसमें ये जो ए ओमेगा है इसे कहते हैं, ये जो ए ओमेगा है इसे कहते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस यस्टरडे. सो व्हाट इज दैट? ए ओमेगा. लेट मी यूज दैट ओवर हियर. सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी v max particle is equal to a omega. सही है. So they say that for what value of lambda wave velocity is equal to this, मतलब n lambda. N lambda is equal to, or we can say v for the wave is equal to maximum particle velocity. बराबर है क्या? अब यहाँ पर this is equal to n lambda is equal to a omega. But I know that omega is nothing but 2 pi n is n lambda. So n gets cancelled here. So what is the lambda का value? It is 2 pi a. For this value of lambda हमारा particle velocity और ये same रहेगा. So what is the answer here? C is the answer. Is this clear to you? Any doubts about that? Is that okay? अगला question. Next question. Question number 27. देखिए यहाँ पर मुझे वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. कौन सा फॉर्मूला? I'll have to use here the formula. अभी जो हमने आपको फॉर्मूला, what is the velocity or speed of the transverse wave? The speed of the transverse wave is given by, बोलिए. The speed of the transverse wave is given by the speed of the transverse wave is given by v is equal to square root of t upon m. ये देखा था ना अभी हमने, वही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27. Let's see. This is question number 27. Question number 27. देखिए क्या दिया है यहाँ पे. और 10 मीटर लॉन्ग स्टील वायर, वायर की बात हो रही है. वायर का लेंथ मुझे यहाँ पर बताया गया है. L is equal to 10 मीटर. सही है. Has the mass of 5 ग्राम. उसका मास है 5 ग्राम, मतलब 5 into 10 raised to minus 3 kg.
इफ द वायर इज अंडर द टेंशन, देखिए यहाँ पर टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, वैल्यू दिया है, द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज, अब मुझे यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा विच इज m अपॉन l, सही है। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, m इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन लेंथ इज 10 मीटर, करेक्ट। ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिस इज 5 इंटू 10⁻⁴, दिस इज इन kg एंड दिस इज इन मीटर, सो दिस विल बिकम kg पर मीटर, अंडरस्टूड। फॉर्मूला लिखते हैं, what is the formula, formula is equal to v is equal to square root of t upon m, isn't it। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, therefore v is equal to square root of t, टेंशन कितना दिया है 80 न्यूटन, 80 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁴। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है जी, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, ये 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा एंड दिस इज 16, बराबर है। सो 16 इंटू 10⁻⁴, टेक द स्क्वायर रूट प्लीज, 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा, 10⁻⁴ का आएगा 10⁻², दिस इज मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको दैट इज इक्वल टू, अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो दिस विल बिकम, एक मिनट, ये ऊपर जाने के बाद प्लस होगा ना, अगर प्लस होगा तो ये भी ऐसा होगा ना प्लस, so that means it is 400 meter per second. Is this clear? So what is the answer here? The answer is C, 400 meter per second. Any doubts about that? Quite easy question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 नहीं, ये 12th standard का क्वेश्चन, this is to be solved in 12th standard। 12th standard में स्टेशनरी वेव्स नाम का एक टॉपिक है, उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। Is that clear? This is the topic from 12th standard, तो इसलिए मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा, समझ में आ गया, आप मार्क करके लिख दीजिएगा वैसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, चलिए। A transverse harmonic wave on the string is described by this। यहाँ पर उन्होंने ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन दिया है, पर x and y they are in centimeters, t is in seconds, which of the following statements is incorrect, कौन सा इनकरेक्ट है, 4 स्टेटमेंट दिया है। इस इक्वेशन को मैं पहले कंपेयर करूंगा, y, I compare this equation, y of xt is equal to a sin of, क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, देखिए प्लस के एक्स अगर आता है, if it is plus kx then it is necessarily traveling in which direction, it is traveling in the negative x direction, क्योंकि ये प्लस आता है, करेक्ट ना, प्लस kx, ओके, प्लस 5 ऐसा लिखेंगे। सो ये वेव जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, दिस इज करेक्ट, सही, ओके। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ, a इज कंपेयर्ड विद दिस 3 एंड अगर x and y दे आर इन सेंटीमीटर, मतलब व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज 3 सेंटीमीटर, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज 3 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है, isn't it? Then अब उन्होंने पूछा है विच इज इनकरेक्ट, ये दोनों करेक्ट है। अगला पार्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, स्पीड ऑफ द वेव इज गिवन बाय v इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो मुझे उसके लिए ओमेगा को कंपेयर करना पड़ेगा 36 के साथ, राइट, so omega is equal to 36
और k को कंपेयर करना पड़ेगा 0.018 के साथ, k को कंपेयर करना पड़ेगा 0.018, सही है। बाय द वे व्हाट इज k इज इक्वल टू, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और अगर इसे मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता है वो, दिस इज ओमेगा अपॉन v, इज इट नॉट? So can I directly find out v from this? So what is v is equal to omega upon k. What is omega? 36. What is k? 0.018. सही है। So that is equal to क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो will become 36 1 2 3 upon 18, सही है, ठीक है, upon 18. So this is 2000. यूनिट क्या होगा जी? देखिए उन्होंने यहाँ पर अपने को बोला है कि x और y सेंटीमीटर में है ना, मतलब अगर x सेंटीमीटर में है, अगर x सेंटीमीटर में है तो k जो कि होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, इसमें लैम्बडा भी सेंटीमीटर में होगा, समझ में आया? अगर लैम्बडा सेंटीमीटर में होगा मतलब ये जो सारे कैलकुलेशंस किए हैं, क्योंकि k से रिलेटेड चीजें सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर मुझे जो वेलोसिटी का वैल्यू आया है वो है सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि ये मैंने k से कैलकुलेट किया हुआ है, तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव? 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑल थ्री आर करेक्ट, यहाँ पर मेरा आंसर मिल जाना चाहिए मुझे, क्योंकि तीनों करेक्ट है तो चौथा रॉन्ग होना ही होना है। क्रॉस चेक करते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव यहाँ पर इन्होंने, मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ, ओमेगा which is equal to 2 pi n is equal to 36. So what is n is equal to 2 18s are. So frequency of the wave is 18 upon pi. Frequency of the wave is 18 upon pi. इन्होंने 9 upon pi बोला, ये गलत है, ये incorrect है, इसलिए ये correct answer है, because they want incorrect statement. Is this clear to you all? Any doubts about that? सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Very good. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को देखिए, आधे मिनट तक देखिए और इसका आंसर आप खुद मुझे बताने की कोशिश करिए जब तक मैं I have the water break. Please look at the question. Okay, check here now. They say the frequency of the wave is 150 hertz. It means n is equal to 150 hertz. What is the velocity of the wave? V is equal to question mark. And what is the wavelength of the given wave? Lambda is equal to question mark. By the way, एक वेव क्या होता है जी? एक वेव होता है जब ये कंप्लीट डिस्टेंस, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज अ वेव ना, ये लैम्बडा होता है ना, दिस डिस्टेंस इज लैम्बडा, यस और नो? तो ये एक लैम्बडा हो गया और यहाँ पे और एक लैम्बडा हो गया, isn't it? एंड देन उसके बाद हो गया ये हाफ ऑफ द लैम्बडा, so this is 1 lambda, 2 lambda and 2.5 lambda. Is that understood? So can I say that 2.5 lambda is equal to 20 centimeter, isn't it? मतलब 25 upon 10 lambda is 20 centimeter. So what is lambda is equal to 200 upon 25, that is 8 centimeter. 8 सेंटीमीटर का मतलब होता है 8 सेंटीमीटर का मतलब 0.08 मीटर, समझे? सो दिस इज लैम्बडा। अब लैम्बडा इज इक्वल टू 0.08 मीटर वाले दो आंसर्स मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सो द वेलोसिटी ऑफ द वेव v is equal to n lambda, frequency is 150 and lambda is 8 upon 100 ना, 1 2 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 2 4 जा,
So 12 meter per second is the velocity of the wave. So which is the correct answer? D is the correct answer. Is that clear to you all? I am sure आप लोग इसी तरह से सोच रहे थे इसके बारे में. Correct, isn't it? Right? Very good. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's go for the next question. न्यूटन assumed, इसमें कुछ सोचने लायक बात है नहीं, आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं. What was the assumption made by Newton? हमने इसके बारे में काफी सारा डिस्कशन किया है. न्यूटन assumed that the transmission of sound in the air is isothermal. बराबर है क्या? आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, जबकि वो होता है एडियाबैटिक, जहां पर व्हेनेवर देयर इज अ कंप्रेशन प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, रेरिफैक्शन में टेम्परेचर कम हो जाता है. ठीक है. सो वो एडियाबैटिक होता है, लेकिन न्यूटन ने उसको एज्यूम किया था दैट इट इज अ आइसोथर्मल. तो ये न्यूटन का एजम्पशन था, प्रोपगेशन ऑफ साउंड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन. इजंट इट? The next thing we go for क्वेश्चन नंबर 32. तो न्यूटन के फॉर्मूले से उसका जो स्पीड ऑफ साउंड आया था वो कितना आया था? याद है आपको वो वैल्यू? यू रिमेम्बर व्हाट वैल्यू इट वाज दैट ही गॉट? ही गॉट दिस वैल्यू एज 280. याद नहीं है आपको? शायद हमने डिस्कस भी किया था न्यूटन का जो फॉर्मूला था. देखिए, ये न्यूटन ने आइसोथर्मल एज्यूम किया था. न्यूटन ने जो कैलकुलेशंस किए थे, नहीं वो तो आइसोथर्मल था. इसमें न्यूटन ने जो एजम्पशन किया था यहाँ पे, इट इज हियर, तो उसका वैल्यू जो उसका आया था दैट केम आउट टू बी 280. इजंट इट? यहाँ पर हमने न्यूटन के बारे में, न्यूटन्स फॉर्मूला, राइट? तो न्यूटन को जो वैल्यू मिला था वो कितना था? 280. लेकिन बाद में उसको किसने करेक्ट किया था? लैपलास से. Isn't it? We already discussed these things. चलो अगला क्वेश्चन. I'll go for the next question now. Question number 36. ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है एचएससी के क्वेश्चंस में. We have solved this question in HSC. क्या क्वेश्चन है आप याद करिए. इसको सॉल्व किया है. At what temperature will the speed of sound in air be 3 times its value at 0 degree Celsius? So speed of sound in the air, I think we have noted down the formula for speed of sound in the air. Have we? Speed of sound in the air is directly proportional to this, inversely proportional to that. देखिए यहाँ पे these are the questions from HSC. देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया था इसको. स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर एट व्हाट टेम्परेचर. देखिए, at what temperature will the speed of sound in the air be 1.75 times its value at NTP? Have we solved? वही क्वेश्चन है यहाँ पे. अब कौन सा फॉर्मूला यूज किया था यहाँ पे? ये वाला फॉर्मूला यूज किया है. Velocity of sound is directly proportional to the square root of the temperature, which we have seen over here. The velocity of sound, effect of temperature on the velocity of sound. So velocity of sound is directly proportional to the square root of the temperature. Do we know this? Isn't it? वही property यहाँ पर use करने वाले हैं हम. So what I would say here is speed of sound V is directly proportional to the square root of the temperature. Now when I say 0 degree, यहाँ पर जब हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री मतलब क्या होगा टेम्परेचर? T0, that is 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin. समझ में आ गई बात? Isn't it? So I'll use the formula V upon V0 is equal to square root of T upon T0. सही है? Can I say so? Now they say at what temperature, मतलब T is equal to question mark. Velocity of sound is 3 times
its value at 0 डिग्री सेल्सियस। कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट। अब टी का मतलब होता है अगर टी वो डिग्री सेल्सियस में होगा इट विल बी 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। समझ में आ गई बात? ये हमको पूछा गया है, isn't it? So V is 3 times V0 upon V0 is equal to square root of T कितना होगा 273 plus TC temperature in centigrade Celsius and this T0 is 273. अब ये कैंसिल हो जाएगा to get rid of the square root कैसा रहा square both of this will become 9 is equal to 273 plus TC upon 273 that is 1 plus TC upon 273. अब ये 9 minus 1 हो जाएगा 8 and 8 into 273 TC. So what is the temperature there? 8 3s are 20 score और 2184. It is 2184 degrees Celsius. So what is the answer here? C. Is this clear to you all? Any doubts about that? Okay. अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था इसके पहले वाला, स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड। फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन फ्लो एंड फ्लूइड के लिए या लिक्विड के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, isn't it? V is equal to square root of V by rho, where rho is the density. याद है? ये फॉर्मूला अगले क्वेश्चन के लिए यूज करना है, देखिए कैसे। दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the bulk modulus of water is a liquid, so what they say, the bulk modulus of water is 2100 megapascal. तो once again bulk modulus क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, इसके बारे में B is equal to 2100 megapascal. Megapascal is not SI unit, मेगा मतलब 10 raised to 6 होता है, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 2100 into 10 raised to 6, तब जाके वो पास्कल इज द एसआई यूनिट व्हिच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आ जाएगी। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू। तो ये बी का वैल्यू दिया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द वाटर? द स्पीड ऑफ द साउंड इन द वाटर इज गिवन बाय द बल्क मॉड्यूलस अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये वैल्यू दिया है अपने को, बट they have not given us the density of water. तो density of water पता है आपको, मैंने एक बार पहले बताया था। what is density of water जी? density of water क्या होता है जी? आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। density of water is 1000 kg per meter cube. density of water आपको याद रखना पड़ेगा। is that clear? 1000 kg per meter cube। ठीक है, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इसके अंदर क्या मिल जाएगा? v is equal to square root of B is 2100 into 10 raised to 6 divided by rho is 1000। 1000 मतलब 10 raised to 3 होता है, जो कि ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो what is the V is equal to square root of 2100 into 10 raised to 3। सही है ना? That is equal to ये 0 इसमें अटैच कर दूंगा मैं, तो this is 210 into 10 raised to 4। अब आएगा मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में ना तो कैलकुलेटर दिया जाएगा और ना ही लॉग टेबल दिया जाएगा, तो यू हैव टू गो फॉर मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आराम से फाइंड आउट कर लूंगा। 10 raised to 4 का स्क्वायर रूट होगा 10 raised to 2। फाइंड आउट दिस स्क्वायर रूट, फाइंड आउट दिस स्क्वायर रूट। 210 का स्क्वायर रूट चाहिए मुझे। इसके कम वाला और इससे ज्यादा वाले कौन से स्क्वायर रूट है जो आपको पता है? तो है 196 जो कि 14 होता है एंड 225 जो कि 15 होता है। तो श्योरली ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन दीज टू वैल्यूज। सो इट विल बी समवेयर अराउंड 14.5 अप्रोक्सीमेटली। यस और नो? तो मैं इसको अप्रोक्सीमेशन, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। दिस इज 14.5 में बोलूंगा।
और अगर देखेंगे तो दिस विल बी 14.5 into 100 दैट इज 1450 मीटर पर सेकंड, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लेकिन उन्होंने वो एग्जैक्ट आंसर दिया है. सो बी ए इज द आंसर. दिस इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गई बात? ऑलराइट, आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द वैक्यूम. वैक्यूम मतलब नो मीडियम. वैक्यूम मतलब नो मीडियम. नो मीडियम का मतलब है डेंसिटी इज जीरो, या डेंसिटी नहीं, एक्चुअली नो मीडियम का मतलब है कि वहां से वेव ट्रैवल ही नहीं कर सकता. हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज जीरो है. समझे क्या? ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं ना, उनका स्पेशलिटी होता है कि दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम. दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम. उनको मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लेकिन ये जो साउंड वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल क्या है? लाइट वेव्स. लाइट वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उनको मीडियम की जरूरत नहीं है, वो ट्रैवल कर सकते हैं वैक्यूम के अंदर. लेकिन साउंड वेव्स जो है, साउंड वेव्स दीज आर द मैकेनिकल वेव्स, और मैकेनिकल वेव्स के लिए दे रिक्वायर मीडियम. समझे क्या? दे रिक्वायर मीडियम. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. So that was question number 39. Question number 41. ये बहुत सिंपल है. The relationship between the wavelength, velocity वगैरह, v is equal to n lambda, ये आंसर है. ठीक है, तो उसको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा. अगला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 41. A hospital uses an ultrasonic scanner to locate the tumors in the tissue. मेडिकल फील्ड का एग्जांपल. द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर, इन्होंने फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना दिया है? n इज इक्वल टू 3.2 मेगाहर्ट्ज. ये मेगा का मतलब क्या होता है पता है आपको? मेगा का मतलब होता है इनटू 10⁶. समझे? किलो होता है 10�3 और मेगा होता है 10⁶. पता है ना? नहीं. So this is 3.2 into 10⁶. The speed of sound in the tissue. Speed of the sound in the tissue. So velocity is 1.6 kilometer per second. That means velocity is 1.6 into 10�3 meter per second. We will always try to keep the things in SI units. ठीक है? What is the wavelength of the sound in the tissue? I'll say V is equal to n lambda. Lambda पूछा है, V upon n. Velocity is 1.6 into 10�3 and frequency is 3.2 into 10�6. तो ये आएगा 16 2s and 1 upon 2 and ये आएगा 10�3 minus 6. So this is half into 10⁻³ isn't it? That is 0.5 into 10⁻³ meter, or in other words 0.5 millimeter, isn't it? So this is the this is the wavelength. So what is the answer here? B is the answer. Was that easy and interesting as well? Yeah. Next question I'll go for. Question number 42. Question number 42. Yeah. आपके स्क्रीन के सामने. A body sends waves 100 meter long. ये 100 मीटर लॉन्ग का मतलब समझाइए मुझे प्लीज. वेव्स 100 मीटर लॉन्ग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लैम्बडा इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर. मतलब 0.1 मीटर. समझे क्या? So this is lambda. Through a medium A.
So this is lambda in the medium A, and 0.25 meter long in the medium B. So what is lambda B? Is equal to 0.25 meter long. If the wave velocity of the waves in medium A, that means VA, is 80 centimeter per second, the velocity of the wave in the medium B is question mark 80 centimeter per second. Let me convert this into meter to centimeter. So meter may convert 10 raised to minus 2 meter per second. मतलब this is 0.8 meter per second. Is this okay? This is velocity of A. अब साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकता है फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साउंड हो या किसी भी वेव की प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी ऑफ वेव. कौन सा वेव हो सकता है? वेल, दिस कैन बी एनी वेव. इट कैन बी द साउंड वेव or it can be the light wave. ठीक है? Let us say that a wave is traveling in some medium और इसके आगे मीडियम चेंज होता है. से फॉर एग्जाम्पल द मीडियम चेंज फर्दर. यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाता है इसके आगे. the sound wave is traveling like this. कोई भी वेव अगर ट्रैवल कर रहा है, say for example we say some wave is traveling here. तो वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसफर होता है, ट्रैवल करता है, when the wave is going from one medium to the other medium, यहाँ से वो बाहर भी आ सकता है तीसरे मीडियम में जो कि एयर हो सकता है. So these are the three media. ये है first medium, this is the second medium, and this might be the third medium. तो यहाँ पर जो साउंड है या लाइट है उसके स्पीड्स में क्या बोलूँगा? I'll call its speed as v1, its wavelength as lambda1, and उसका frequency n. ठीक है? दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेलोसिटी होगा v2, वेवलेंथ होगा lambda2 और उसका फ्रीक्वेंसी है n. तीसरे मीडियम में जाता है तो इसका वेलोसिटी होगा v3, वेवलेंथ होगा lambda3 और उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगा n. व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? जब वेव, चाहे वो साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या चेंज होता है और क्या कांस्टेंट रहता है? बताइए. उसका वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगा. फ्रीक्वेंसी जो होता है, द फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. वो सेम ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. उस वेव का फ्रीक्वेंसी हमेशा वही रहेगा. इज दिस क्लियर टू यू? उस वेव का फ्रीक्वेंसी उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है और वो कैरेक्टरिस्टिक वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? तो ये वेव जो है उन्होंने बोला है अ बॉडी सेंड्स वेव्स थ्रू द मीडियम. दिस इन मीडियम, दिस इन मीडियम, दैट वगैरह वगैरह. तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा. सो व्हाट आई से हियर, n इज इक्वल टू, हमको पता है v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, बट n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा. I can say this is va upon lambda a and that is also equal to vb upon lambda b. Is that clear to all? Is that okay? Okay. तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. बस मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल है. तो मुझे बस सब्स्टिट्यूट करना है. va is 0.8, lambda a is 0.1 मीटर, vb मुझे कैलकुलेट करना है एंड lambda b is 0.25. तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. therefore vb is equal to 8 into 0.25. so this is 2 meter per second. This is velocity of the wave in the second medium.
What is the answer here? B is the answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? Alright. अब यही प्रॉपर्टी प्लीज चेक एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स. ये है उसका रिव्यू फॉर्मूला वाला कॉर्नर, isn't it? फॉर्मूले का दूसरा पेज है ये, और फॉर्मूले से पहले ये देखिए यहाँ पे सेकंड पेज पर ये दिया है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ता है. क्या दिया है? The wave velocity and the wavelength of the reflected waves are different from those incident wave, but frequencies are equal. Frequency उसका सेम ही रहेगा. So उन्होंने frequency को न्यू बोला है, vi upon lambda I, vr upon lambda r. सेम इक्वेशन मैंने आपको वहां पर दिया हुआ है. Is this clear to all? ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. Go for the next question. Question number और थोड़ी देर करते हैं बस. 43. क्वेश्चन नंबर 43. साउंड वेव्स ट्रैवल. चलिए बताइए. दिस इज सी अभी so question number 43. Sound waves travel at 350 meter per second through warm air and 3500 meter per second through brass. So can I call this as V1 in warm air and V2 in brass? Well, 1 stands for air and 2 stands for brass. Agree? The wavelength. अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है. मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताया, चाहे वो साउंड वेव हो या लाइट वेव हो. अगले साल आपको लाइट वेव के बारे में यही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है. The wavelength of 700 Hz acoustic wave as it enters brass from warm air decreases by. अब ये जो वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ ऑफ 700 हर्ट्ज. 700 हर्ट्ज ये क्या है जी? हर्ट्ज है मतलब ये फ्रीक्वेंसी है. n is equal to 700 हर्ट्ज is the frequency. Is that clear? ओके. अब इस फ्रीक्वेंसी का वेव है, इसका मुझे V1 पता है, V2 पता है, उसका जो वेवलेंथ है वो कहां से कहां जा रहा है? एज इट एंटर्स ब्रास फ्रॉम वार्म एयर. एयर से वो वार्म एंटर कर रहा है ब्रास के अंदर, तो उसका वेवलेंथ यहाँ पर λ1 होगा और यहाँ पर λ2 होगा. तो ये वेवलेंथ इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या क्या होता है वो हमें पता करना है. इज दैट अंडरस्टूड? एंड बाय व्हाट फैक्टर? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, v is equal to n लैम्बडा. सेम फॉर्मूले के साथ ये काम करना है अपने को. What I'll do here first of all I'll calculate λ1 is equal to, क्या होता है जी λ1 is equal to v is equal to n lambda. So lambda is equal to v1 upon n. What is v1 given to be? 350. n is 700. So this is half. Half मतलब 0.5 meter is wavelength λ1. अब हम λ2 कैलकुलेट करेंगे. is equal to v2 upon n. That is equal to v2 is equal to 3500 upon n is 700. 1 2 1 2. So this is λ2 is equal to 5 meter. अब ये क्या किस फैक्टर से? देखिए λ1 0.5 से 5 बन रहा है, so वो 10 गुना बढ़ रहा है. So it increases by factor 10. So C is the answer here. Is this clear to you all? Is that okay? 10 गुना बढ़ रहा है ना वो, 10 टाइम्स. समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? So that is the answer. Question number 44 देखिए. A student plotted the following 4 graphs representing the variation of velocity of sound
in the gas with pressure. Velocity of sound in the gas is given by V is equal to square root of gamma p by rho. इसे करेक्ट किया था किसने? लाप्लास ने. Do you remember this equation? You all remember this equation? Square root of gamma p by rho. So हमें कंपेयर करना है velocity V with P. So V is directly proportional to P, na? So we are with the pressure P. So it is directly proportional to P. बराबर है क्या? इसमें से कौन सा ग्राफ इसको सही मायनों में रिप्रेजेंट करता है? Which one is correct? Which one is correct? अगर मैं प्रेशर के कुछ वैल्यूज लेता हूँ, P is equal to and V is equal to. So P1 V1, P4 V2, P9 V3, P16 V4. तो इस तरह से बढ़ने वाला कौन सा है कि भाई P और V दोनों भी बढ़ रहे हैं, लेकिन P ज्यादा बढ़ रहा है, V कंपैरेटिवली कम बढ़ रहा है. कौन सा ग्राफ है ये? So I think it is D, ना? A B C C A B C. This is C actually, and that is the answer. Yes or no? Isn't it? Is that V? ये कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. जैसे P बढ़ेगा वैसे V कम हो रहा है, और V बढ़ेगा तो P कम हो रहा है. यहाँ पर दोनों बढ़ रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? नहीं? देखो ना, यहाँ पर इस पॉइंट को देखोगे आप, यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट पर जाता हूँ तो यहाँ पर V कम हो रहा है और P बढ़ रहा है ना, है ना? मुझे दोनों भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सिर्फ एक ही ग्राफ में. Is that understood? In this graph if you see, यहाँ पर V का जो भी कुछ P का जो भी कुछ वैल्यू होगा और V का वैल्यू होगा, I'll call this as P1 and V1, and this is P2 and V2. तो what do you see here? P तो बढ़ रहा है और V कम हो रहा है. यहाँ पे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Is that okay? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. I'll mark it as star problem. क्वेश्चन नंबर 45 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. I'll mark it as a star problem. क्या दिया है जी यहाँ पे? An earthquake generates both transverse S and longitudinal P sound waves in the earth. दोनों तरह के waves है, transverse and longitudinal. The speed of S wave, I'll call this as V1, is about S wave and P waves. The speed of S wave V1 is equal to 4 km per second, and that of P wave V2 is 8 km per second. A seismograph is a kind of graph which records P and S waves from the earthquake. The first P wave arrives 4 minutes before the first S wave. This arrives 4 minutes before. Okay? The epicenter of the earthquake is located at a distance of about. अच्छा, देखते हुए तुमको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है. मैं आपको बता देता हूँ. देखिए यहाँ पर कि जब आपको समझ में नहीं आता तो हम इसका चित्र बनाते हैं. सपोज ये है एपिसेंटर और यहाँ से ये वेव्स सारी दिशाओं में जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं इस दिशा में ऐसे जा रहे हैं वेव्स. ठीक है, समझो कि ये है एपिसेंटर और यहाँ पर है तुम्हारा जो सिस्मोग्राफ है वो रिकॉर्ड कर रहा है.
तो इससे कितने दूरी पर है, तो आई वांट टू फाइंड आउट बेसिकली दिस डिस्टेंस. आई वांट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इजंट इट? अब देखिए, पहला वेव की अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट वेव हियर, लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट वेव. तो पहला वेव यहां से जब आता है इधर, ये एक वेव है आने वाला, एंड देन देयर इज वन मोर वेव, सो दिस इज द सेकंड वेव. ये दूसरा वेव इधर, दे आर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस. सो ये दोनों वेव्स है. ऊपर वाला पहला वेव है, ये सबसे पहले आता है क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, और ये बाद में आता है. सो इसको टाइम लगेगा समझो t1, और इसको टाइम लगेगा t2, isn't it? And both are covering the same distance t. So can I say, so I'll say this is requiring time t1, traveling with velocity v1, this is traveling with velocity v2 and taking time t2. So can I say here that distance d is equal to v into v1 t1, and that is also equal to v2 t2, और वही distance मुझे find out करना है. Is the question clear to all? बराबर है क्या? अब मुझे बताइए कि ये अगर t1 और t2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो लेट मी से that what is t1 is equal to, well t1 is equal to d upon v1. v1 कितना है? 4. and what is t2 is equal to, t2 is equal to कितना होगा? it is d upon v2, that is 8. are you understanding what I am saying there? isn't it? isn't it? तो अगर इसको मैं, और यहाँ पर भी मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसके अंदर, तो कैन आई से v1 is 4 times t1 and v2 is equal to 8 times t2. तो यहाँ से मुझे एक कुछ और यहाँ पे कुछ आइडिया मिल रहा है. What? From here I am getting something there. क्या मिलेगा यहाँ पे? Therefore t1 is equal to 2 times t2. Can I call this as equation 1? Can I call this as equation 1? t1 is 4 times t2. अच्छा, और दोनों में डिफरेंस कितना वो भी मुझे पता है. What is the difference? What is the difference? t1 is 2 times t2, ये तो पता है ही, लेकिन दूसरा और एक है t1 minus t2 is equal to 4 minutes. Yes or no? Isn't it? So can I substitute here now? कर लीजिएगा substitute. क्या मिल जाएगा बताइए? This is t1 is 2 times t2 minus t2 is equal to 4 minutes. That means what is t2 is equal to 4 minutes. That means what is t1 is equal to 8 minutes. बराबर है क्या? Isn't it? उसको टाइम मिल गया मुझे, तो यहाँ से मुझे डिस्टेंस मिल सकता है. What is d is equal to? I'll say d is equal to t1 into 4. Now t1 is 4 minutes. 4 minutes को मुझे seconds में कन्वर्ट करना पड़ेगा into 60. So these many seconds, and this is 4 kilometer per second ना, 4 kilometer per second. बराबर है क्या? So what is the answer that we get here? 4 for the 16 into 60, that is equal to कितना आएगा? Source of shine now 960 kilometer. 960. I'll just correct that. I got t1 is equal to 8 minutes ना, तो मुझे यहाँ पर t1 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? 8 minutes. That is into 8. 8. So this is कितना आएगा? Let me correct that. So that is going to be 480 into 4. 1920 kilometer. That is option C is the answer. Is this clear to all? थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम था ये, तो इजी था. स्पीड डिस्टेंस कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, देन आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है. देखिए,
when the sound wave is reflected from air to water, when the sound wave is reflected बताइए, this is based on your 10th standard problems. When the sound wave is reflected from air to water, which of the following quantities remain unchanged? तो चाहे कहीं भी चला जाए, wherever it goes, उसका frequency हमेशा same रहेगा, unchanged. Frequency is always unchanged. ठीक है? Phenomenon of echo is an example of reflection. बराबर है? अगला क्वेश्चन, अब 3 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 52. देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है यहाँ पर? They say a man is standing between two parallel hills, claps his hands and hears successive echoes at the regular interval of 1 second. If the velocity of sound is 340 meters per second, then the distance between the hills is. इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग 10th में करते थे, अगर आपको याद है तो. नहीं? हाँ, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस 10वीं कक्षा में करते थे. Okay, now let's say, check it. This is the man. He is standing between two cliffs, parallel cliffs. Okay? And he claps his hand and hears two successive echoes. तो यहाँ पर वो कहाँ खड़ा है दोनों के बीच में पता नहीं है, लेकिन यहाँ से जो साउंड जाके वापस आ रहा है, तो यहाँ से जाके वापस आने वाला साउंड जल्दी आएगा और यहाँ से जाके वापस आने वाला साउंड लेट आएगा. लेकिन उसके दो इकोज आएंगे ना यहाँ पे. He's going to hear two echoes in this case, right? If I show it here, तो यहाँ से जो एको आएगा वो ऐसे जाके वापस आएगा, वो एको जल्दी वाला होगा, और जो दूसरा एको होगा that is going to hear, the second echo that he is going to hear जाएगा और वापस आएगा, लेकिन ये वाला एको लेट आएगा. सो इसमें there is a time duration, isn't it? Let us say कि यहाँ पर इसको जो टाइम लगता है, this time is t1 और यहाँ का जो टाइम है वो t2 है. Is this okay? Isn't it? Now let us say v is the speed of sound. V is equal to 340 meter per second. तो यहाँ का अगर मैं कैलकुलेशंस लिखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द फर्स्ट केस हियर इज व्हाट इज द डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस, आने का डिस्टेंस 2x अपॉन t1 है, और यहाँ का लिखूंगा तो इट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2y अपॉन t2. व्हाट इज t1 इज इक्वल टू, t1 इज इक्वल टू 2x अपॉन v एंड t2 इज इक्वल टू 2y अपॉन v. isn't it? अब कौन सा वाला टाइम ज्यादा होगा जी? t2 ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस है. सो कैन आई से दैट t2 minus t1, ये जो डिस्टेंस है वही तो 1 सेकंड है, क्योंकि द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द टू echoes. So let me substitute here. t2 is 2y upon v minus 2x upon v is equal to 1 second. Isn't it? Is this okay? बराबर है क्या? अच्छा मुझे बताओ what is the distance between the hills? यही मुझे फाइंड आउट करना है बेसिकली. The distance between the hills is x plus y. बराबर है क्या? अगर मैं डिस्टेंस के हिसाब से इसको लिखना चाहूंगा, इसको मैं डिस्टेंस, व्हाट इज x इज इक्वल टू क्या आएगा बता दो मुझे.
x इज इक्वल टू v t1/2 इज x, और यहाँ से मुझे आएगा v t2/2 is equal to y. This is the distance between the hills, isn't it? Now, अगर मुझे यहाँ पर इसको ऐड करना पड़ा, if I substitute x plus y, कितना मिलेगा? x plus y is equal to v/2 t1 plus v/2 t2. Can I take this v/2 common and this will give me t1 plus t2. अब ये t1 plus t2 मुझे चाहिए, t1 plus t2 have they given here the t1 plus t2 का वैल्यू? नहीं दिया है ना, t1 minus t2 1 second. Okay, he hears it at the regular interval of 1 second. Regular interval of 1 second. मतलब क्या? देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं. रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकंड मतलब पहले वाले को वापस आने के लिए 1 सेकंड लगता है और दूसरे वाले को जाकर वापस आने के लिए 2 सेकंड लगते हैं. ये उसका मतलब है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? उसने पहले बार ताली बजाई 1 सेकंड. 1 सेकंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो पहले वाले को जाकर वापस आने को कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड. ये पहला एको हो गया. तो दूसरे वाले को जाकर वापस आने के लिए 2 सेकंड. तो पहले एको के बाद दूसरा एको हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सो दैट मींस t1 is 1 second and t2 is 1 second directly. I need not go for this part. Directly t1 plus t2 is 1 plus 2 into velocity of sound is 340/2. तो कुल मिलाकर कितना आएगा ये? 170 into 3. So this is 510 meter is the distance between the two cliffs. Is this clear to all? So what is the answer here? This. Mark it as a star problem. Is that okay? समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग करते थे, राइट ना? Let's go for the next part now. Question number 53. This is a very interesting question. This is one more star problem, I would say. A stone is dropped into a pond from the top of the tower of height h. तो भाई यहाँ पर एक टावर है और यहाँ से नीचे एक एक पॉन्ड है. ठीक है? The height of this is h. If v is the speed of sound in the air, v is the speed of sound, then the sound of splash will be heard at the top of the tower after what time? यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप किया है. ड्रॉप किया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, राइट? तो पहले तो ये जो स्टोन है वो नीचे के डायरेक्शन में जाएगा. दिस इज वन पार्ट ऑफ द एनालिसिस. और उसको नीचे जाने के लिए टाइम लगेगा t1. सही है? Isn't it? And this is going to be the uniform motion under gravity. Isn't it? तो उस फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन के लिए, for the first part of the motion, what I will say, s is equal to ut plus half at square. Can I say so? now वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट s is equal to minus h. यहाँ से उसको ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. टाइम उसको टाइम लगेगा टाइम t1
एंड उसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसके लिए -g। एनी डाउट्स अबाउट दिस? लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर, क्या मिल जाएगा बताइए? दिस विल गिव मी -h is equal to 0 minus half into g t1 square. So what is the time t1 is equal to? Time t1, so this is minus minus cancel, so this will become 2h upon g is equal to t1 square, and therefore t1 is equal to square root of 2h upon g. This is first part of the motion. Any doubts about that? अब इसके बाद यहाँ पर वो पत्थर गिर गया, बराबर गया। अब यहाँ से उसका दूसरा पार्ट शुरू होता है। यहाँ पर जैसे ही पत्थर गिर जाएगा तो साउंड होगा, एंड द साउंड ऑफ स्प्लैश विल बी ट्रैवलिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? तो यहाँ पर जो भी कुछ साउंड होगा, दैट साउंड ऑफ स्प्लैश इज गोइंग टू ट्रैवल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स, साउंड वेव्स, यस और नो? यही होंगे ना साउंड वेव्स, बराबर है क्या? So that will be the second part of the motion. So sound waves are traveling with velocity v, उसको v velocity is equal to distance h, and उसको टाइम लगेगा t2, ये टाइम t1 था और ये t2, so it will be distance upon time, yes or no? So what is t2 is equal to h upon v. अब मुझे बताइए what is the total time? t is equal to, क्योंकि साउंड ये स्टोन को नीचे जाने के लिए टाइम प्लस साउंड को ऊपर आने के लिए टाइम, ये सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को 10th में था शायद, राइट ना? सो टोटल टाइम इज t1 plus t2. I just have to add these two times. So what am I going to get there? This will give me square root of 2h upon g plus क्या था वो? h upon v plus h upon v. This is the time it takes to travel. So that's the answer. What is the answer here? It is A is the answer. Is this clear? A is the answer. Any doubts about this? समझ में आ गया ये? Alright. I'll go for the next question. Question number 54. Question number 54. A bat emits, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? A bat emits ultrasonic sound of frequency 100 kilohertz. N is equal to 100 kilohertz. मतलब 100 into 10 raised to 3 hertz. So n is equal to 10 raised to 5 hertz. If this sound meets a water surface, the wavelengths of the reflected and transmitted sound are, ये जो है water surface को अगर बोलता है, so let us say that this is the water surface and the bat is sending the waves in this direction like this, ऐसे वो भेज रहा है, ओके? यहाँ से कुछ वेव्स आगे ट्रांसमिट हो जाएंगे, these are the transmitted waves, और कुछ वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बराबर है क्या? So let us say these are the reflected waves and ये है transmitted, which are transmitted in the water itself. Okay. All right. Speed of sound in the air, जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर काम में आएगा, दैट इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, और जो ट्रांसमिट हो रहे हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इन द वाटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द वाटर, बराबर है क्या? दैट इज इक्वल टू कितना दिया है? 1500 मीटर पर सेकेंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? और उसका फ्रीक्वेंसी इतना है. तो व्हाट आर दे आस्किंग हियर?
दिस साउंड इज दिस. तो वहां पर उन्होंने पूछा है व्हाट इज लैम्बडा, wavelengths of the reflected sound का wavelength, which I am going to call it as lambda 1, and transmitted sound का wavelength lambda 2. So यहाँ पर दोनों जगह पर मुझे एक ही फॉर्मूला यूज करना है, v is equal to n lambda, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, so मुझे लैम्बडा चाहिए, and I can write this as nothing but v1 upon lambda 1, and that is also equal to v2 upon lambda 2. समझ में आएगा? तो मुझे यहाँ पर लैम्बडा 1 अगर फाइंड आउट करना है तो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन n, दिस इज लैम्बडा 1, एंड लैम्बडा 2 इज इक्वल टू v2 अपॉन n. So what is lambda 1? v1 is 340 and this is 10 raised to 5. तो ये कितना आएगा? 340 into 10 raised to minus 5, isn't it? So this will be nothing but, ये डेसिबल यहाँ से इधर जाएगा तो 10 का पावर प्लस होता है, 3.4 into 10 raised to minus 5 plus 2 is minus 3, but this is in meter, isn't it? मीटर को अगर मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो I can do that if I multiply this by 10 raised to 3, तो 10 raised to 3 और ये पहले वाला 10 raised to minus 3 into 3.4, so what we get there? So what is lambda 1 is equal to? Lambda 1 is equal to 3.4 millimeter. That is the first answer, 3.4 मिलीमीटर. तो ऐसे दो आंसर्स दिए उन्होंने, तो इसका मतलब मुझे दूसरा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट ना? तो लेट अस डू दैट नाउ. क्या मिल जाएगा ये बताइए? लैम्बडा 2 इज इक्वल टू v2. व्हाट इज v2? 1500 अपॉन 10 raised to 5, that is equal to 1500 into 10 raised to minus 5. Now this is meter, isn't it? यहाँ का डेसिमल इधर चला आएगा तो that will become 1.5 into 10 raised to minus 5 plus 3 is minus 2 meter. Again convert this 1.5 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to 3. This is in millimeter. तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? That is equal to 1.5 into 10, that is equal to 15 millimeter. So lambda 2 is 15 millimeter. What is the answer here? C. Is this clear to you all? Any doubts about that? Hello? Somewhere? So that is about the these questions. Now अब हमें अगला जो सेक्शन रह जाता है वो है Doppler effect, but I think I'll do this Doppler effect in the next lecture. Doppler effect के ऊपर सिर्फ 10 क्वेश्चंस है, only 10 questions are there, 91 से लेकर 100, और इसके बाद साउंड वेव्स फॉर यू विल बी ओवर. अपन Doppler effect क्योंकि हमने Doppler effect पढ़ा है, so I'll be solving these questions in the next lecture. I think I'll stop here for